नमस्कार। हम वॉइस ऑफ जॉय की 14वीं कड़ी को लेकर फिर से आपके समक्ष पेश हैं और इस बार हम जन स्वास्थ्य की नीति हमारे देश में कैसी होनी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में जो कोरोना महामारी जारी है, इससे भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं की जो खामियां हैं वो पूरी तरह उजागर हो गई हैं और अब ऐसा जरूरत लगने लगा है, महसूस होने लगा है कि हमें जनहित में स्वास्थ्य नीति में बदलाव करने की जरूरत है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग को धैर्य के साथ सुनना पड़ेगा, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम देश की नीतियां कैसी हो स्वास्थ्य के बारे में, उसके बारे में एक मसविदा या मसवदा आपके सामने पेश करेंगे। और ये कोई फाइनल मसौदा तो हो ही नहीं सकता एक साधारण नागरिक का। इस पे बहुत सारे लोगों को अपने मत देने पड़ेंगे, कुछ एक्सपर्ट भी अपने राय दे सकते हैं और इसे एक जनता का मुद्दा बनाना पड़ेगा, जनता की राय लेनी पड़ेगी और उसके बाद इसको एक फाइनल रूप देने की कोशिश करना पड़ेगा जो जनहित में जरूरी है। देखिए, हम जब स्वास्थ्य नीति पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें याद आते हैं सर विलियम जोसेफ भोरे। यह ब्रिटिश काल में कोचीन राज्य के दीवान थे और सन 1943 में अंग्रेजों ने इन्हें भारत में किस प्रकार की स्वास्थ्य नीति होनी चाहिए उसके लिए जिम्मेदारी सौंपी थी और उन्होंने अपनी अनुशंसाएं 1946 में पेश की थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के एक साल पहले। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो कुछ समय तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। आखिरकार 1952 में इस पर सरकार ने नजर डाली और इसे स्वीकार किया गया, लेकिन इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया। तो हम इस भोरे समिति की रिपोर्ट या अनुशंसाएं स्वास्थ्य के बारे में, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी कमेटी थी जिसने स्वास्थ्य के बारे में अपने अनुशंसाएं दी थी, रिकमेंडेशन दी थी, उसको प्रस्थान बिंदु मानकर हम आगे बढ़ेंगे। भोरे समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें दो मुख्य बातें थी। पहला, किसी व्यक्ति में भुगतान करने की क्षमता ना होने के बावजूद उसे चिकित्सा सुविधा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूं मैं, सर जोसेफ विलियम भोरे का जो प्रथम रिकमेंडेशन था वो यह था कि भुगतान माने पॉकेट में पैसा ना होने के बावजूद भी उसका इलाज होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, अर्थात बचाव एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण किया जाए सभी स्तरों पर, गांव के स्तर से लेकर नगर के स्तर से लेकर जिला स्तर से, संभाग से, राज्य से, केंद्रीय स्तर पर। माने बीमारी हो रही तो उसका उपचार और बीमारियां ना हो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है और उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं बचाव के लिए, ये दोनों को एक साथ मिलाकर ही स्वास्थ्य सुविधाएं बनानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जारी कोरोना काल में आकर यह सर विलियम जोसेफ ने नहीं दिया था, लेकिन आकर अब हमें महसूस होने लग गया है कि इस जो दो अनुशंसाएं हैं मेन, उसमें जीवन शैली के रोग या गैर संक्रामक रोग, जो हार्ट, किडनी, ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट और आजकल के जो रोग हैं वो रोग तथा विशेषकर संक्रामक रोग, विशेषकर महामारी के लिए भी अलग से व्यवस्था रखी जानी चाहिए। तो ये तीन बातों को अब हम प्रस्थान बिंदु बनाकर आगे चलते हैं। पिछले कुछ समय से संक्रामक या इन्फेक्शन से होने वाले रोग कम हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट के अनुसार गैर संक्रमण से होने वाली बीमारियां जहां 1990 में 30% होती थी, माने जितनी बीमारियां होती थी उससे गैर संक्रमण या लाइफ स्टाइल डिजीज जो थी वो केवल 30% होती थी।
लेकिन वो 2016 आते आते बढ़कर 55% हो गई। और इन्फेक्शन या संक्रमण से होने वाले रोग 1990 में जो 61% थे, वो 1916 में गिरकर महज 33% के रह गए। अर्थात इन्फेक्शन के जो रोग थे वे कम हुए और गैर संक्रामक रोग सॉरी और जीवन शैली के रोग बढ़े हैं। इस कारण भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जो स्वास्थ्य सेवाएं विकसित की गई उसमें कि संक्रमण और विशेषकर महामारी और बहुत बड़े ज्यादा इपिडेमिक या पेंडेमिक से लड़ने के लिए जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो मेडिकल स्टाफ होनी चाहिए, उस पर व्यवस्था की नहीं गई 30 सालों में पिछले। क्यों? क्योंकि बीमारी दूसरे तरफ घूम रही थी। चिकित्सा किस प्रकार की जाती है, दवाइयाँ कैसी बनाई जाती है, चिकित्सा सेवा कैसे विकसित की जाती है, देखा जाता है कि किस प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। चूंकि इन्फेक्शन की बीमारियां नहीं हो रही थी तो उस दिशा में ज़्यादा काम नहीं किया गया। इस कारण आज जो आपको वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और आईसीयू की कमी महसूस हो रही है, जब कोरोना नहीं था तो ये कई अस्पतालों में खाली पड़े रहते थे। अब हम तीनों पॉइंट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अर्थात अब जनहित में स्वास्थ्य नीति में बदलाव की जरूरत है, लेकिन स्वास्थ्य नीति को देखेगा कौन? इसके लिए अभी भी है वैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, लेकिन हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित सभी मुद्दे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत होना चाहिए और इसमें इसका इंचार्ज कैबिनेट मंत्री होना चाहिए, जो है वैसे अभी भी, और उनके अंतर्गत, उनके अधीन कई राज्य मंत्री होने चाहिए जो विभिन्न विभागों को देखें। तो हमारा ये सुझाव है कि सभी स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा, पैरामेडिकल की चिकित्सा के अलावा चिकित्सा उपकरण, दवा, वैक्सीन एवं अस्पतालों में लगने वाले सभी उपकरण का उत्पादन तथा वितरण और स्वास्थ्य सेवाएं, ये इस मंत्रालय के अधीन आना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, दवाइयों का कौन सी दवाई चलेंगी या किसी दवाई को यदि वैक्सीन को हमारे देश में परमिशन दिया जाता है तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो उसकी इजाजत देते हैं। लेकिन उसका मूल्य कौन तय करता है? उसका मूल्य क्या होना चाहिए? उसका मूल्य तय करते हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी आता है। वो दवाइयों के दाम, अधिकतम दाम कितने होने चाहिए, ये वो तय करता है। तो ये भी, इस फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को भी टोटल स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कर देना चाहिए। इसी तरह से दवाओं में पेटेंट का अधिकार कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट के पास है, ठीक है, रहे, लेकिन पेटेंट का अधिकार पेटेंट कंट्रोलर के पास रहे, लेकिन दवाइयों के पेटेंट देने का मामला तो स्वास्थ्य मंत्रालय के पास होना चाहिए। उसी तरह से दवाओं के आयात और निर्यात किसी दूसरे मंत्रालय के पास है। हमारे देश में किन दवाओं की जरूरत है, उन्हें हमारे देश के जरूरत के हिसाब से स्टॉक करके रखना है ताकि उनके एक्सपोर्ट को बंद किया जाए या कम किया जाए। और जिन दवाओं की हमको ज़्यादा ज़रूरत है, जिन उपकरणों की हमें ज़रूरत है, उनका इंपोर्ट या आयात बढ़ाया जाए। ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत होना चाहिए, लेकिन आज वो क्या है, किसी दूसरे मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय के पास है। तो हमारा ये सुझाव है और हम ये जो मसौदा पेश कर रहे हैं उसके हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित सभी मुद्दे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन होना चाहिए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के समान ही राज्यों के भी अपने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय होना चाहिए, ताकि निर्णय लेने में सुविधा होगी। भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसके लिए तैयारी करना एक ही मंत्रालय के पास रहेगा। 2-3-4 मंत्रालय से बार बार वो सलाह नहीं लेना पड़ेगा और समय नहीं लगेगा। माने एक ही जगह हम केंद्रीकृत करना चाह रहे हैं पूरे बचाव के लिए और भविष्य की योजनाओं को भी एक ही मंत्रालय के तहत रखना चाह रहे हैं। पहला हुआ। अब
दूसरा बात है हमारे देश में स्वास्थ्य पे कितना खर्च किया जाता है। लोगों को हेल्दी रखना है, स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, और एक कल्याणकारी राज्य में स्वास्थ्य की और शिक्षा की जिम्मेदारी शासन की होती है। तो शासन को इसमें खर्चा करना चाहिए ना। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? अभी सन 2017 तक या 2017 में राज्य स्वास्थ्य पे जो खर्चा करते हैं ना, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर खर्चा करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस कारण इसमें राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार है और दोनों की जिम्मेदारी भी है। तो सकल घरेलू उत्पादन का महज 1.15% ही 2017 में तक खर्चा किया गया प्रति साल। मैंने स्वास्थ्य पे बहुत कम खर्चा किया जाता है भारत में। और बकोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का कहना है कि भारत में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पादन का 3.6%, इसमें निजी और सरकारी दोनों मिलाकर होता है, 3.6% खर्च होता है। उसमें जिसमें से राज्य एवं केंद्र सरकार मिलाकर अब वो 17 से बढ़कर जो 2017 में 1.15% सकल घरेलू उत्पादन का, वो बढ़कर 1.29% हुआ है। ठीक है, ये राज्य और केंद्र मिलकर महज 1.29% खर्च करती है। बाकी जनता को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। यह है 2.31% जनता को खर्च करना पड़ता है। मतलब जितना सरकार खर्चा करती है, करीब करीब उसका दुगना जनता अपने पॉकेट से खर्चा करती है। 2020 का आंकड़ा है। जरूरत है कि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पादन का 6% खर्च करे। माने वर्तमान में जो खर्च कर रहे हैं उससे करीब 5.21 गुना, उससे 5 गुना करीब ज्यादा करना चाहिए। और हमारे आगे की जो पूरी गणनाएं और योजनाएं हैं वो इसी पर आधारित है कि स्वास्थ्य पे खर्च को सरकारें बढ़ाएंगी। हम जब भारत की बात कर रहे हैं तो 2-3 और 4-5-6 और देशों का देख लें, वो क्या करते हैं। 2018 का जो आंकड़ा है, अमेरिका स्वास्थ्य पर अपने अमेरिकी सरकार स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पादन का करीब 17% खर्च करती थी। जर्मनी 11.2%, फ्रांस भी 11%, जापान 10.9 मैंने करीब 11%, ब्राजील 9.2, सोच लीजिए 9%, साउथ अफ्रीका 1%, रूस 5.3% और चीन 5% खर्च करती है। यह 2018 का आंकड़ा है, अभी वो बढ़ा भी है स्वास्थ्य पे। लेकिन इनकी तुलना में हमारे देश में सरकार महज 1.29% खर्च करती है। चूंकि पैसा कम खर्च करते हैं, इस कारण स्वास्थ्य सुविधाएं का स्तर भी उस स्तर का नहीं है। और जब कोरोना ने मार मारी तो पूरा भंडाफोड़ हो गया, पूरी व्यवस्था बेनकाब हो गई कि ये जनता को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए नाकाफी है। तो सवाल ये उठेगा और उठाना भी चाहिए कि सकल घरेलू उत्पादन के हिसाब से हम जो खर्च में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो खर्च सरकार कैसे करेंगी। भाई मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था अपने कार्यकाल में कि पैसा तो पेड़ में नहीं उगता है। सही कहा था, पैसा पेड़ में नहीं लगता है, नहीं उगता है, लेकिन पैसे का हमें व्यवस्था करना है कुशलता के साथ। उसके लिए हमारा यह सुझाव है कि वित्त की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमारा यह कहना है कि कॉर्पोरेट टैक्स में जो छूट दी जाती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को जो कॉर्पोरेट टैक्स में सरकार के द्वारा धड़ल्ले के साथ जो छूट दी जाती है, उस छूट को ना दिया जाए। अभी तक क्या छूट दी गई उसके कुछ उदाहरण देख लिए। 2019 में 1,45,000 1,45,000 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा की गई थी। गौरतलब है कि साल 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य पर कुल 1,11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यदि हमने बताया जैसे 2019 में 1,45,000 करोड़ रुपए
कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई थी। और अभी के बजट में क्या है, अपना स्वास्थ्य के लिए बजट कितना 1,11,000 का, तो वो नहीं देते तो इससे करीब करीब अभी तुरंत ही अब दुगना कर सकते थे कॉर्पोरेट टैक्स के द्वारा में छूट नहीं देके। दूसरा, 2018 में सरकार के 4 सालों में 21 सरकारी बैंकों ने 3,16,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर रहे हैं। गरीब किसानों के लोन माफ नहीं कर रहे, आपके हमारे लोन माफ नहीं कर रहे हैं। लोन लेंगे, लोन नहीं चुकाएंगे तो लोन की वसूली करने वाला आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े घरानों को जो लोन दिए जाते हैं, यहां तक कि लोन पटाने के लिए, लोन की किस्तें देने के लिए और लोन दिया जाता है और कर्ज दिया जाता है, उनको भी माफ किया जाता है। क्या किया था? 3,16,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया गया 2018 में। और इंडियन एक्सप्रेस में अनिल शशि की एक खबर पहली खबर के रूप में छापी गई थी और भारत का, उसमें कहा गया था कि भारत का स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का जो कुल बजट है उसका दुगना लोन बैंकों ने माफ कर दिया। बैंक पैसे कहां से पाए? बैंकों ने लोन कहां से दिया? जनता का ही जो पैसा बैंक ने जमा है उसी से लोन दिया और उसको माफ कर दिया। और इधर जनता के स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए पैसे की कमी है। इतना ही नहीं, एनपीए आप लोगों ने सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक से जो लोन लेते हैं और लोन पटाते नहीं है, फिर उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाता है। अगेन जनता के पैसा जो दिया जाता है बड़े घरानों को लोन के रूप में, उसको चुकता नहीं करते। कितना नहीं चुकता करते? 2014-15 में हमारे देश में एनपीए 4.62% का था। 2015-16 में बढ़कर 7.79% का हो गया। दिसंबर 17 में एनपीए 10.41% का हो गया। यानी 7,70,000 करोड़ रुपए ये बड़े घराने लोन नहीं चुका रहे। वो माफी अलग है, एनपीए अलग है, ये चुका नहीं रहे। तो लाखों करोड़ रुपए तो ये दबाए बैठे हुए बड़े बड़े घराने। उनमें से तो कई फिर छूमंतर हो जाते, विदेश चले जाते हैं। तो यदि कॉर्पोरेट टैक्स में छूट ना दी जाए, यदि ये एनपीए माफ ना किया जाए, एनपीए में ना डाला जाए, लोन को माफ ना किया जाए, लोन में छूट ना दी जाए, तो बहुत बड़ी रकम की व्यवस्था हो सकती है जिसे जनहित में सरकार विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा में खर्च कर सकती है। इसके अलावा सरकार अन्य खर्चों में कटौती करके भी स्वास्थ्य में खर्च को बढ़ा सकती है। यह तो हो गया दोनों। हमने बताया कि एक मंत्रालय होना चाहिए, फिर स्वास्थ्य पे हमारे यहाँ पे कम खर्च होता है, उन खर्चों को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन वो भी कोई हवाई बातें नहीं की जा रही है। खर्च को किस प्रकार बढ़ाया जाए स्वास्थ्य पे, उसके लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। अब हम आ जाते हैं अस्पताल में बिस्तरों की संख्या कितना। यदि पैसा आ जाएगा, वो यदि हमें जो मैंने आदर्श ये है, आइडियल ये है कि भारत में 6% तक होना चाहिए सकल घरेलू उत्पादन का खर्च, स्वास्थ्य पे 6% खर्च किया जाना चाहिए। भारत में प्रति 10,000 की आबादी के लिए अस्पताल में 8 बिस्तर है। ठीक आंकड़ों को यदि देखेंगे तो 8.5 बिस्तर है 10,000 की आबादी के लिए। यदि इसे 5 गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रति 10,000 की आबादी के लिए 42.5% हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माने हमने जो बोला बजट बढ़ाया जाए, तो बजट बढ़ा के क्या करोगे? अस्पताल में बिस्तरों की संख्या भी तो बढ़ाएंगे ना। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाओगे तो 5 गुना यदि बढ़ाते तो 10,000 की आबादी के लिए 42.5%, अर्थात आबादी के प्रति 1,000 के लिए 4 बिस्तर हो जाएगा। हॉस्पिटल में बेड्स उपलब्ध रहेंगे। और 5 नहीं बढ़ा के 2.5 गुना भी बढ़ा देते तो 2 बिस्तर रह जाएंगे 1,000 के लिए। तो जैसे जैसे आप स्वास्थ्य पे खर्च बढ़ाएंगे, सरकारी खर्च, वैसे वैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा, जिसमें से पहला है अस्पताल में बिस्तरों की संख्या। आज आप सुनते हैं ना कि अस्पताल में बिस्तर कम है, एडमिशन नहीं हो रहा है कोरोना के कारण। तो हम ये उसी चीज को बोल रहे हैं कि अस्पताल में बिस्तर को बढ़ाया जाए। दूसरा, जब अस्पताल में बिस्तर को बढ़ाओगे तो आपको चिकित्सकों को संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया इज 1:1456, माने 1456। सोच लीजिए
1450 लोगों के लिए भारत में एक चिकित्सक है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 1000 व्यक्तियों के लिए एक चिकित्सक होना चाहिए। अब देखिए, यदि चिकित्सकों की संख्या को आप 3 गुना भी बढ़ा देते हैं, मान जो खर्च कर रहे हैं उसको 5 गुना लगा 3 गुना भी यदि कर देते हैं, तो ये प्रति 1000 की आबादी के लिए, प्रति 1000 की जगह जो आज 1456 की आबादी के लिए एक चिकित्सक है, वो बढ़कर 485 लोगों के लिए एक चिकित्सक हो जाएंगे। और यदि 5 गुना खर्च को बढ़ा दिया जाता है, 291 की आबादी के लिए एक चिकित्सक हो जाएगा। बिस्तर की कमी दूर होगी, चिकित्सकों की कमी दूर होगी। चिकित्सकों की कमी ऐसे ही दूर नहीं होगी केवल पैसा देकर। चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए मेडिकल की सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। केंद्र के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के अनुसार साल 2020-21 के लिए एमबीबीएस की कुल 84,649 84,500 सीट हैं। अर्थात हर साल एमबीबीएस के 84,500 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। 5 साल बाद वो डॉक्टर बनेंगे, 5 साल बाद बनेंगे, आज नहीं। और देश में 562 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 286 सरकारी तथा 276 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। जरूरत है कि अब हमारा ये सुझाव है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या को भी 3 से 5 गुना तक बढ़ा दिया जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या को 3 से 5 गुना तक बढ़ा दिया जाए, या मेडिकल के जो नीट की जो सीट है उसको भी 3 से 5 गुना तक बढ़ा दिया जाए, तो आने वाले समय में डॉक्टरों की संख्या 3 से 5 गुना बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, निजी मेडिकल कॉलेजों का भी सरकारीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे ज्यादातर सीट में डोनेशन से एडमिशन मिलता है। तो उससे होता क्या है, जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उसके बच्चे काबिल ना होने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाकर डॉक्टर बन जाते हैं। और जो पैसा देकर डॉक्टर बनेगा उसका पहला उद्देश्य रहेगा पैसा कमाना, इलाज करना नहीं। तो इन निजी मेडिकल कॉलेज में जहां पे डोनेशन लेकर एडमिशन दिया जाता है, हालांकि निजी मेडिकल कॉलेज में नीट से भी आते हैं, कुछ सीटें डोनेशन के लिए की रहती है, उसको बढ़ाया गया अभी कुछ समय पहले। तो हमारा कहना है कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दीजिए निजी मेडिकल कॉलेज का। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुनाफाखोरी का कोई भी मौका नहीं देना है और उसे जड़ से ही खत्म किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य एक सेवा है, इसमें पैसा देकर किसी को डॉक्टर नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहला काम जो करेगा पैसा कमाएगा। बिस्तर की संख्या हो गई, डॉक्टरों की संख्या हो गई, अब उसके लिए मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ाने पड़ेंगे, सुविधाएं बढ़ाने पड़ेंगे, शिक्षक बढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद देश में नर्सों की संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा ना, केवल डॉक्टर अकेले इलाज नहीं कर सकता, उसके लिए नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलैब, रेडियोलॉजी, सब बाकी लोग भी, सहायक भी लगते हैं, तो उनकी संख्या को भी तदनुसार बढ़ाए जाने की जरूरत है। सरकारी आंकड़े के अनुसार देश में 21,29,000 रजिस्टर्ड नर्स तथा मिडवाइफ्स हैं। इसके अलावा 56,000 लेडी हेल्थ विजिटर्स भी हैं। और दिसंबर 2019 के आंकड़े के अनुसार देश में 8,692 नर्सिंग कॉलेज हैं, जिनमें बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम एंड 4 नर्सिंग कोर्सेज के लिए 3,20,000 सीट है। इन्हें भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसी तरह से पैथोलैब में काम करने वाले, डीएमएलटी तथा रेडियोलॉजी में काम करने वालों की संख्याओं को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। अब हम वित्त की व्यवस्था पे आ गए। एक मंत्र हमने अभी तक क्या किया, वित्त की एक मंत्रालय हो केंद्रीकृत, जिसे स्वास्थ्य के बारे में सभी योजना बनाने का और सभी निर्णय लेने का अधिकार हो। वित्त की व्यवस्था, पैसा लगेगा आपको स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में देने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, पैसे की व्यवस्था बारे में बात कर ली। स्वास्थ्य सेवा कौन देगा? डॉक्टर्स देगा, तो डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अस्पताल में बेड होने चाहिए, नर्सों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ की भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं सरकारी क्षेत्र की दवा कंपनियों पे।
जिन्हें पिछले कई सरकारों के कार्यकाल से, पिछले 2-3 दशकों से उन्हें मृतप्राय कर दिया गया है, उनमें फिर से उत्पादन शुरू किए जाने की जरूरत है। यदि सरकार के खुद के जो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक लिमिटेड और इंडियन ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड IDPL आज स्वस्थ रहते, माने उन काम करते रहते, तो हमें इस कोरोना काल में दवाइयों के लिए विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़ता, ना निजी क्षेत्रों का मुंह ताकना पड़ता कि वैक्सीन बना के दीजिए, वैक्सीन बना के दीजिए। और जिनसे आप वैक्सीन बनाने की मांग कर रहे हैं, वे सुरक्षा का हवाला देके विदेश चले गए हैं। हमारी सरकार यदि खुद की वैक्सीन बनाती, खुद इस ऐसी कैपेसिटी थी, और उसे यदि जारी रखा जाता और उसको यदि और डेवलप किया जाता, और एक वैक्सीन पार्क भी तो, नेशनल इंटीग्रेटेड वैक्सीन पार्क भी है साउथ में, उसमें भी यदि आप वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर देते तो हमें विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़ता। अब देखिए, भारत में 2019-2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का दवा तथा मेडिकल डिवाइस का बाजार 3 लाख करोड़ का रहा है, जिसमें से 1,47,000 एक्सपोर्ट किया गया। इस तरह से भारत में दवा बाजार कितने का हुआ? 1,53,000 करोड़ रुपए का दवा और मेडिकल डिवाइस भारत में बिके 2019-2020 में। यह सरकारी आंकड़ा है। अब देखिए, सरकारी क्षेत्र की कंपनी के इन्होंने क्या हाल बना कर रखा है सरकारों ने, कई सरकारों ने केवल वर्तमान सरकार नहीं, इसके पहले की जितनी भी सरकारें ने रही हैं, उन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। IDPL, RDPL, HAL, BCPL, कर्नाटक एंटीबायोटिक प्राइवेट ये फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इन सब का संयुक्त टर्नओवर 561 करोड़ रुपए है। देश में आज का दवा बाजार और मेडिकल डिवाइस का बाजार है 1,47,000 करोड़ रुपए का है, और यहां इनका सरकारी कंपनियों का टर्नओवर कितना है? 561 करोड़ रुपए। माने देश में जो दवाई लगती है उसका आधा फीसदी केवल ये उत्पादन करते हैं। करते क्या है? जानबूझकर इन्हें इसलिए बीमार किया गया ताकि निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके। मुझे याद है 1986-87 की बात है, उसमें भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी भारतीय इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड IDPL था, और उसका टर्नओवर 100 करोड़ का होता था, जो किसी कंपनी का नहीं था देश में। और आज क्या हालत है? ये 5 कंपनी मिलकर 560 करोड़ रुपए बना रही है। एक कहावत है निजी क्षेत्र के बारे में, और सरकारी क्षेत्र के लोगों को उदाहरण दिया जाता है। निजी क्षेत्र क्या है? कैमल विच पुश्ड द अरब आउट ऑफ टेंट। मतलब रेगिस्तान में अरब टेंट बना के रहता है और अपने ऊंट को इजाजत दे देता, थोड़ा सा मुंह घुसा ले टेंट के अंदर में। कुछ देर बाद देखा जाता है कि अरब बाहर हो जाता है और ऊंट बैठा रहता टेंट के अंदर। तो वही ऐसी निजी क्षेत्र ने किया दवाओं के क्षेत्र में। निजी क्षेत्रों को मौका दिया गया, बढ़ावा दिया गया, और उन्होंने पूरे सरकारी क्षेत्रों के किनारे लगा दिया है, और आज वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इन सरकारी कंपनियों को फिर से जीवित किए जाने की, पुनर्जीवित किए जाने की जरूरत है। आपको याद होगा जब सूरत में प्लेग फैला था, उस समय इस IDPL सरकार की कंपनी रुग्ण होने के बावजूद भी इसने किस तेजी से वहां के लिए दवाइयां टेट्रासाइक्लिन उपलब्ध कराई थी। जब मुंबई में लेप्टोस्पिरोसिस का प्रॉब्लम हुआ था, इन्फेक्शन फैला था, एपिडेमिक हुआ था, तो उस समय भी दवाई इसी IDPL ने दी थी, सर किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं दी थी। हमारा एक और सुझाव है कि चिकित्सा के खर्च को भी कम करना चाहिए। अब आप केवल बोलोगे कि हम खर्च को, सरकार खर्च बढ़ाए, चिकित्सा में लगने वाले खर्च को सरकार बढ़ाए, लेकिन उसमें एक और रणनीति भी तो है। चिकित्सा में जो खर्चा होता है, इलाज करने का जो खर्चा होता है, उसको भी तो कम किया जा सकता है। उसको कम करने से उधर आपको इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ हेल्थ केयर क्या है हमारे देश में? हमारे देश के 51% लोग निजी क्षेत्र में चिकित्सा कराने जाते हैं, और 45% लोग केवल सरकारी क्षेत्र में जाते हैं। इस कारण से केंद्र एवं राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रालय निजी चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सक की फीस, विभिन्न जांच की फीस, सर्जरी की फीस
तथा अस्पताल में भर्ती की फीस तय कर दे। एक स्नातक एमबीबीएस डॉक्टर का फीस तय होना चाहिए। क्या होगा? सब जगह एक ही होना चाहिए, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं। एक एमडी या एमएस डॉक्टर की फीस तय होनी चाहिए, उससे थोड़ी ज्यादा होगी। उससे ऊपर डीएम या एमसीएच है, उस डॉक्टर की सुपर स्पेशलिस्ट है, उसका फीस और ज्यादा होगा। क्या होना चाहिए? ये कोई ना कोई तो इसको मतलब रेगुलेट करे, कोई ना कोई तो तय करे। आज हर कोई अपने हिसाब से अपनी फीस ले रहा है, जांच की फीस भी अपने हिसाब से तय की जा रही है। और इस पे और इस चीज पे खासकर कोरोना काल में राज्यसभा में जो 123वीं रिपोर्ट पेश की गई संसद की संसदीय समिति ने, उसने इस बात को बहुत गहराई में जाकर पकड़ा है और ये कहा है ये क्या हो रहा है अस्पतालों में, कोरोना काल में अस्पतालों में मरीजों से क्या फीस ली जा रही है। यदि सरकार इलाज का रेट तय करके रखती तो इस कोरोना काल में कई मरीजों को बचाया जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, संसदीय समिति कह रही है और ये सरकारी डॉक्यूमेंट है। उसका भी लिंक हमने कई चीजों के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसी तरह से दवाओं के भी मूल्य कम, एक तो आपको चिकित्सा खर्च कम करना क्या हुआ है, डॉक्टर्स के फीस कम किए, अस्पतालों में भर्ती के रेट को कम आपने तय किया, विभिन्न जांच के क्या रेट होना चाहिए वो तय किया। उसके तहत साथ ही साथ आपको दवाओं पर भी कड़े मूल्य नियंत्रण लागू करना पड़ेगा। सन 2012 में नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी जो मनमोहन सिंह सरकार के समय में लाई गई थी, उसमें क्या किया गया, दवाओं के जो अधिकतम मूल्य क्या होंगे, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो दवाओं के पर मूल्य नियंत्रण रखती है ना, वो किस प्रकार रखती है, वो अधिकतम मूल्य तय कर देती है, इससे ज्यादा मूल्य कोई नहीं रख सकता। तो उसमें क्या किया गया कि बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया। माने स्वास्थ्य मंत्रालय जो दवाओं के आवश्यक दवाओं की जो राष्ट्रीय सूची देगा, उन दवाओं के बाजार में जितने उपलब्ध ब्रांड हैं उन ब्रांडों के एवरेज निकाले जाएंगे और उसके अनुरूप क्या इसका अधिकतम मूल्य होना चाहिए यह तय किया जाएगा। जबकि पहले क्या होता था, पहले होता था कि दवाओं की क्या लागत है, उसके आधार भाई दवाई को बनाने पे कितना लागत लगा है और उसमें फिर दवा कंपनी का मुनाफा, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, लेबलिंग, राज्य स्तर के थोक विक्रेता, फिर जिला स्तर के, फिर केमिस्ट, सबके अपने उसमें तय थे किसको कितना मार्जिन मिलना चाहिए करके वो दवाओं के मूल्य तय किए जाते थे। अधिकतम मूल्य कोई कंपनी से ज्यादा मूल्य नहीं ले सकती, कम ले सकती है। उसको क्या कर दिया गया, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी 2012 के तहत पूरा बाजार के भाव हाथों में छोड़ दिया गया। और बाजार के हाथ में छोड़ा गया तो मूल्य दवाइयों के बढ़ गए। तो इन्हें फिर से पहले के समान लागत, दवाइयों पे क्या लागत लग रहा है उसके आधार पर मूल्य तय किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, दवा तथा मेडिकल जीएसटी को 0 जीएसटी कर देना चाहिए। इस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए, स्वास्थ्य पे कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, जीएसटी फ्री होना चाहिए सब चीज स्वास्थ्य से संबंधित। तभी आप स्वास्थ्य के खर्चे को कम कर पाओगे। हम खर्च कम करने की भी बात कर रहे हैं। एक तरफ हमने शुरू में बात की कि सरकार अपने खर्च को बढ़ाए, दूसरी तरफ हम अभी क्या बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य पे जो खर्च होता है वो कम किया जाए। उससे क्या होगा, सरकार जो खर्च कर रही है उसमें ज्यादा सुविधाएं दे पाएंगे या सरकार को खर्च कुछ कम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि ये मुद्दा जो है जन स्वास्थ्य का जो मुद्दा, स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, ये जनता के स्वास्थ्य का मुद्दा है, जन स्वास्थ्य का मुद्दा है। याद रखिए, जो स्वास्थ्य की नीतियां बनाते हैं, जो दवाइयों की नीतियां बनाते हैं, जो पेटेंट के लिए नीतियां बनाते हैं, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की नीतियां बनाते हैं, ऐसे लोगों को बीमार पड़ने पर अपने पॉकेट से खर्च नहीं करना पड़ता और इन्हें मुफ्त में बहुत उच्च स्तरीय सुविधा मिल जाती है, किसी को मिले ना मिले। आज भी कोरोना काल में वीवीआईपीज को और वीआईपीज को एडमिशन मिल जाता है अस्पताल में, हमको और आपको ऑक्सीजन और बिस्तर के लिए यहां वहां भटकना पड़ता है। तो स्वास्थ्य जो है ये जनता का मुद्दा है, इसको जनता के हवाले हम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जनता इसको मुद्दा बनाए। मरीज कभी हमारे देश में वोट बैंक नहीं रहा। वोट बैंक तो भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे सॉरी
और विभिन्न आधारों पर वोट बैंक बनते रहे हैं, गुट बनते रहे हैं। अरे एक बार तो स्वास्थ्य को तो मुद्दा बनाकर देखिए, स्वास्थ्य को मुद्दा बनाइए, जनता के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाइए जनता के द्वारा, और उस पर वोट मांगिए। उससे पार्टियों से पूछा जाए कि क्या आप लोग इसे लागू करने के लिए राजी हैं, तो हम आपको वोट देंगे। जब तक आप स्वयं दबाव नहीं डालेंगे, आपके पक्ष में बदलाव नहीं होगा। यह प्रकृति का नियम है। अंत में हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, और ये दुष्यंत कुमार की कविता है, और उसके बाद हमारा यह आज का वॉइस ऑफ जॉय का एपिसोड खत्म हो जाएगा। दुष्यंत कुमार कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अर्थात स्वास्थ्य के मुद्दे को इतना पॉपुलर किया जाए कि सरकारें बाध्य हो जाएं कि जनता के हित में जनहितकारी स्वास्थ्य नीतियां बनाएं। धन्यवाद।